हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और अभी हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। वोडाफोन आइडिया को डिस्कस करने का बड़ा सिंपल सा रीज़न है कि मुझे यहाँ पर बहुत सारे रिस्क नज़र आते हैं और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग फॉलोड बाय टू मैनी पीपल, तो मुझे ऐसी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि कम से कम मुझे इस सारे पॉइंट्स को डिस्कस ज़रूर करना चाहिए जो मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं कि वोडाफ़ोन आइडिया में क्या रिस्क है। वो सारे रिस्क मैं आप सबके सामने डिस्कस करूँगा जिससे आप लर्निंग ले सको, चीज़ों को यहाँ पर समझना खुद से शुरू कर सको कि किस तरीके से इन सब पॉइंट्स को समझकर हम एक वाइज़ डिसीज़न ले सकते हैं। तो किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है। स्टॉक मार्केट में गारंटीड एज़ सच कुछ नहीं होता, लेकिन बिज़नेस अंडरस्टैंडिंग के बेस पर और पुराने फाइनेंशियल्स के हिसाब से चीज़ों को समझना और उनको इम्प्लीमेंट कर पाना कहीं न कहीं ज़रूरी होता है। जैसे किसी भी शॉपकीपिंग में होता है, किसी भी शॉपकीपर को ये नहीं पता होता कि कल कौन-सा कस्टमर आएगा या फिर अगले 10 दिन में कितना माल बिकेगा। लेकिन बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस कहीं न कहीं उसको आइडिया होता है कि ऑन एन एवरेज अगर जनवरी इस तरह का जाता है तो वैसा ही जाता है और ओवरऑल डिमांड जो आती है उसका बेनिफिट साथ में मिलता है। तो सेम ही हम स्टॉक मार्केट में करते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट, वैसे तो यहाँ पर टेक्निकल्स में तो बहुत ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन जो ये सारे लेवल्स हैं, ये सारे लेवल्स मुझे टूटते हुए नज़र आते हैं। जो यहाँ पर अभी फ़िलहाल इससे पहले अगस्त 21 में जो लेवल आया था, वो मुझे टूटता हुआ नज़र आता है। वैसे इसके पीछे के जो बाकी सारे रीज़न्स हैं, सबसे पहले मैं आपको इसके फाइनेंशियल्स पर लेकर चलता हूँ और बैलेंस शीट में लेकर जाता हूँ। तो यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट नज़र आता है, यहाँ की जो बुक वैल्यू है वो नेगेटिव है। बुक वैल्यू नेगेटिव होना अपने आप में मीन्स एक पैथेटिक सिचुएशन है किसी भी कंपनी को लेकर। तो बुक वैल्यू नेगेटिव होना एंड जो यहाँ पर लॉस है कंपनी का वो 29,000 करोड़ का लॉस होना, ये छोटे नंबर्स नहीं है, दीज आर द बिग नंबर्स। मैं बैलेंस शीट पे जाऊंगा, सबसे पहला पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगा कि यहाँ पर जो बोरोइंग है दैट इज 2,48,000 करोड़। अब यहाँ पर इस बात से थोड़ा सा भी डाइवर्ट मत होना कि ये बोरोइंग लास्ट ईयर में 40,000 करोड़ थी, अभी इंक्रीज होकर 2,48,000 करोड़ हो गई है। तो ऐसा नहीं हुआ है एक्चुअल में। ये बोरोइंग नीचे अदर लाइबिलिटीज में नजर आ रही थी जो इन्होंने करेक्ट करके ऊपर क्लासिफाई कर दिया है। तो इसको रिक्लासिफिकेशन एंट्री कहते हैं कि जो चीज जहां पर सही ग्रुप में जानी चाहिए उसको सही ग्रुप में दिखाया जाए। अदरवाइज जो ट्रेडर, जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, वो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये सही चीज इन्होंने की, जो फिगर जहां आनी चाहिए थी वहां दिखाया गया। 2,48,000 करोड़ का लॉस है, सॉरी बोरोइंग है। और इनके पास जो एसेट्स हैं वो 1,82,000 करोड़ के हैं, यानी कि जो बोरोइंग है वो बोरोइंग 1,08 मीन्स टोटल फिक्स्ड एसेट से ज्यादा है। इस तरह की कंपनी में जहां पर भी हम रिवाइवल की बात सोचते हैं, ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ही होता है कि अगर कंपनी यहां पर कोलैप्स हो जाए, उसको बैंकरप्ट किया जाए, तो उसको बचाने कौन आएगा? बचाने सिर्फ उन्हीं कंपनी को आया जाता है जो कंपनीज के पास जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो फिक्स्ड एसेट्स बोरोइंग से ज्यादा हो, यानी कि फिक्स्ड एसेट्स को सेल करके अगर लोन की रिपेमेंट की जाए तो यहाँ उससे जान बच सके और कुछ पैसा अपने पास बच सके। लेकिन यहाँ सिनेरियो बिल्कुल उल्टा है। जो बोरोइंग है वो फिक्स्ड एसेट्स से ज्यादा है, यानी कि अगर सारी एसेट्स को बेचा भी जाए तो भी यहाँ पर बोरोइंग खत्म नहीं होती। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर हम यहाँ पर P&L स्टेटमेंट में देखें और क्वार्टरली में या फिर हम ईयरली किसी में भी देखें, तो ईयरली अगर पूरे साल का हम देखते हैं तो यहाँ पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ज्यादा इंटरेस्ट है। ये सेकंड यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंपनी उतना ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी नहीं कमा पा रही है कि उसका इंटरेस्ट पार्ट ही पूरा हो सके। यहां पर डेप्रिसिएशन को मैं कवर नहीं कर रहा हूं क्योंकि डेप्रिसिएशन एक ऐसी अकाउंटिंग एंट्री है जिसकी पेमेंट एक्चुअल में किसी को नहीं करनी होती, लेकिन सही इनकम टैक्स कैलकुलेट करने और सही नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए एक अकाउंटिंग एंट्री होती है। क्योंकि जिस एसेट के ऊपर यहां पर डेप्रिसिएशन लगता है वो एसेट पहले से ही खरीदी जा चुकी है और उसकी पेमेंट पहले से ही की जा चुकी है। तो लेकिन इंटरेस्ट का ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ज्यादा होना, ये एक सेकंड इस तरह का पॉइंट है कि अगर सेम सिचुएशन कंपनी की चलती रहे तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एवरी नेक्स्ट क्वार्टर कंपनी की यहां पर जो हालत है वो बदतर होती जाएगी, बेकार होती जाएगी, वर्स्ट होती जाएगी। उसके अच्छे होने के कोई चांसेस हैं ही नहीं यहां पर। तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पर इस कंपनी को अगर बेचा जाए, यानी कि दूसरी कोई कंपनी यहां पर इसको एक्वायर करे, तो ध्यान से समझना, क्योंकि ऐसे में
ये चीज सामने निकल कर आती है कि ये भी तो हो सकता है विवेक भाई कि इस कंपनी को एक्वायर किया जाए। तो यहाँ पर एक्विजिशन के क्या चांसेस हैं? तो एक्विजिशन दो तरह से की जा सकती है। या तो जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं इसमें, जो जियो है एंड भारती एयरटेल है, इन दोनों में से कोई एक परचेज करे, या कोई थर्ड पार्टी आकर इसको परचेज करे, यानी कि ना तो जियो हो ना एयरटेल हो, और कोई भी पार्टी अगर ये देखने लगे कि मीन्स से इतनी बड़ी कंट्री में अभी ड्यूपोली है, यानी कि टू मेन प्लेयर्स हैं, बाकी प्लेयर्स नहीं हैं, तो यहाँ पर तीन प्लेयर्स भी हो जाएं तो वो भी एक जायज सी बात है। हो सकता है कि इतनी बड़ी कंट्री में तीन प्लेयर्स यहां पर चल जाएं, लेकिन सबसे पहले एक सिनेरियो को लेकर चलते हैं कि वाई जियो विल बाय इट, अगर वो बाय करता है, और क्यों नहीं बाय करेगा अगर बाय नहीं करता है, और सेम ही भारतीय एयरटेल का पॉइंट है। तो मेरे हिसाब से, जो मेरी समझ है, ऑफ कोर्स काफी लोग अलग अलग तरीके से इस चीज को इंटरप्रेट करेंगे, लेकिन मेरे समझ के हिसाब से यहां पर भारतीय एयरटेल और जियो इसको परचेज नहीं करेंगे। उसका बड़ा सिंपल सा रीजन है कि जहां जहां पर वोडाफोन आइडिया के टावर्स हैं, जहां जहां पर वोडाफोन आइडिया की अपनी ऑप्टिक फाइबर केबल है, वहां पर रिलायंस की भी है, यानी कि जियो की भी है, और वहां पर भारतीय एयरटेल की भी है। अब जब भारतीय एयरटेल और जियो की किसी पर्टिकुलर सिटी में अपना खुद का नेटवर्क है, खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वो नया एक और इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों लेंगे? यहां पर ऐसा तो है नहीं कि अभी कंपनी के पास 5 स्टोर्स हैं, अगर सामने वाली पार्टी के 3 स्टोर्स और परचेज कर लिए तो टोटल 8 हो गए, तो सेल्स बढ़ गई। ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां सेम ही इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर सपोज यहां पर वोडाफोन आइडिया कोलैप्स होता है, खत्म हो जाता है, और इसके सारे कस्टमर्स कहां जाएंगे? या तो जियो के पास जाएंगे या भारतीय एयरटेल के पास जाएंगे, और धीरे धीरे जा भी रहे हैं। न्यू कस्टमर्स वोडाफोन आइडिया में ऐड नहीं हो रहा है। तो अगर ये सारे के सारे जियो और एयरटेल के पास जाते हैं, तो क्या जियो और एयरटेल को सेम प्रोपोर्शन में न्यू एसेट्स की जरूरत पड़ेगी, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, न्यू नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी? नो। उनके जो अपने टावर्स हैं वही टावर्स इनफ हैं, जो अपना नेटवर्क है, जो ऑप्टिक फाइबर केबल है, जो उनके बीटीएस लगे हुए हैं, जो भी उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेटअप है, दैट इज इनफ। क्यों? क्योंकि जियो के पास भी पैन इंडिया लाइसेंस है और भारतीय एयरटेल के पास भी पैन इंडिया लाइसेंस है। तो वोडाफोन का लाइसेंस परचेज करके इन कंपनी को कुछ नहीं मिलने वाला, वो इनके लिए जंक कॉस्ट है। उनके टावर्स परचेज करके कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि ऑलरेडी टावर्स हैं। तो यहां पर भारतीय एयरटेल एंड जियो विल नॉट बाय दिस कंपनी, जो वैसे भी फाइनली इनकी ही होने वाली है। ये कुछ इस तरह का सिनेरियो है कि जैसे इंडिया को आज की डेट में पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ऐसे ही बैंकरप्ट होकर ऐसे ही खत्म हो रहा है, तो हमें अपने सोर्सेस एंड रिसोर्सेस और अपने पैसे को वहां पर फाइट करके खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो शायद जब वो और बिल्कुल खत्म हो जाएगा, उस टाइम पर जब बात होगी कि भाई हमारे पास आना है क्या, मिलना है क्या, हम एक कर लेते हैं, मिला लेते हैं, तब वो बाद की बातें देखी जाएंगी। तो एनीवेज उस बात को अलग रखते हैं, लेकिन अभी यहां तो वोडाफोन आइडिया के केस में ये दो प्लेयर्स विल नॉट बाय दिस टिल द टाइम जब इनको बिल्कुल कचरे के भाव पर ये चीज ना मिले। कचरे के भाव इन द सेंस कि कंपनी बैंकरप्ट हो जाए, और ये जो एनसीएलटी है वहां चली जाए, वहां बिल्कुल जीरो हो जाए, और ये 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, 20,000 करोड़ में इसको परचेज कर लें। उससे ज्यादा कुछ नजर नहीं आता। परचेज करके भी मर्ज कर लेंगी, और ये स्टॉक खत्म हो जाएगा, और ये ऑटोमेटिकली या तो जियो का पार्ट बन जाएगा या भारतीय एयरटेल का पार्ट बन जाएगा। तो यहां पर शेयर प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि शेयर डीलिस्ट हो चुका होगा पहले ही। तो ये रिस्क है। सेकंड, यहां पर पॉइंट ये आता है कि अगर थर्ड पार्टी आकर कोई इसको बाय कर ले तो बाय करेगी क्या? यहां पर हम सबसे पहले एक देखते हैं कि भारतीय एयरटेल जो इस सेक्टर की वन मींस दो ही कंपनीज हैं, जियो एंड भारतीय एयरटेल। जियो के अलग से नंबर्स हमारे पास अवेलेबल्स नहीं है उतनी डिटेल में। तो भारतीय एयरटेल के नंबर्स को देखें और रिटर्न ऑन एसेट्स देखें। सो रिटर्न ऑन एसेट इज 2%। तो रिटर्न ऑन एसेट जब 2% है, तो कोई भी बाहर की कंपनी इनकी एसेट्स को इतने हाई दाम पर परचेज करके क्या करेगी? क्योंकि इन पे रिटर्न ऑन एसेट सिर्फ 2% ही आना है, और जब सिर्फ 2% ही रिटर्न ऑन एसेट्स है, तो वो कंपनी या तो अपने किसी बैंक में पैसे डाल लेगी, या फिर जो बाकी लिस्टेड कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्ट करके एक अच्छा खासा सीएजीआर निकाल लेगी। अगर बिल्कुल सेफ साइड पर निफ्टी 20 में भी डाल लेंगी ना, जो निफ्टी ईटीएफ है, तब भी उसको डबल डिजिट में, यानी कि 10% या उससे ज्यादा का सीएजीआर मिल जाएगा। बैंक निफ्टी में डालेंगे तो और ज्यादा मिल जाएगा। इसको लेकर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, निफ्टी 20 एंड बैंक निफ्टी 20 में कौन सी बेटर है। तो थर्ड पार्टी का भी यहां पर बाय करने का इसका कोई स्कोप नहीं है। उसके बाद में एक जो पॉइंट है, मैंने यहां पर इंडस टावर का दिसंबर क्वार्टर का यहां पर रिजल्ट ओपन किया,
और रिजल्ट ओपन करके मैंने यहाँ पर नीचे गया और नीचे जाके इनका फोर्थ नंबर नोट मैंने रीड किया, तो वहां पर जाकर साफ साफ कुछ चीजें पता चलती हैं। जैसे मैं इसको थोड़ा सा बिग कर लेता हूं। द ऑडिटेड स्टैंड अलोन रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी आर अवेलेबल, सॉरी, a large customer of the group, a large customer of the group is nothing but Vodafone Idea. A large customer of the group accounts for substantial part of net sales for period ended December 31st 2022 and constitute a significant part of trade receivables. ठीक है, the said customer in its declared results for quarter ended September 30 2022 had indicated that its ability to continue as a going concern is dependent on its ability to raise additional fund। यानी कि जो वोडाफोन आइडिया है वो ऑलरेडी इस बात को डिक्लेयर कर चुका है कि ये कंपनी जिंदा नहीं रह सकती, और इसका जिंदा रहना इसके फर्दर फंड के रेज करने के ऊपर डिपेंडेंट करता है। यानी कि अगर ये एक ठीक ठाक रेट पर फर्दर फंड यहां पर रेज कर पाती है वोडाफोन आइडिया, देन ओनली इट कैन रिमेन ए गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न मींस जिसका फ्यूचर देखा जा सके, यानी कि जिसको ये माना जा सके कि ये कंपनी लगातार बिजनेस करती रहेगी। तो उन्होंने भी अपने आप को साफ साफ ये चीज बोल दी है। अब जब ये चीज खुद ने ही बोल दी तो यहां पर बचा क्या? और यहां पर जब हम बात कर रहे हैं कि फंड रेज होने की दिक्कत क्या है, फंड रेज होने की यहां पर प्रॉब्लम है कि इनके जो फिलहाल सिचुएशन है, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटरेस्ट से ज्यादा है। तो जब फंड रेज होगा तो फंड रेज होने से क्या होगा, इनकी इंटरेस्ट कॉस्ट और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, और जब इंटरेस्ट कॉस्ट और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी और नया कस्टमर मिल नहीं रहा है, क्योंकि नए कस्टमर को वोडाफोन आइडिया का सिम कार्ड लेने में या सर्विस लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको खुद भी इस चीज का डर फील होता है। और यहां पर क्योंकि 5G लॉन्च वोडाफोन आइडिया में नहीं हो रहा है, सबको 5G चाहिए, हाई नेटवर्क चाहिए, हाई स्पीड चाहिए, तो नया कस्टमर जियो में जा रहा है। तो जो अगर फंड रेज हुआ भी तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा पुराना वाला कोई लोन पे कर देंगे, या फिर जो अगर एक्सपेंडिचर यहां पर किया, एक्सपेंडिचर करने से और इनकी प्रॉब्लम हो जाएगी कि जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो ज्यादा बढ़ेगा, रेवेन्यू उतनी नहीं बढ़ेगी। अब जब यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ध्यान से समझो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहां पर कम है इंटरेस्ट से, तो जितना मर्जी ये फंड रेज कर लें, इनको अब मींस इनको संभाल के कोई नहीं रख पाएगा। ये उस दलदल में घुस चुके हैं कि जरा सा भी हिलेंगे तो और ज्यादा डाउन जाएंगे, जरा सा भी हिलेंगे और ज्यादा डाउन जाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। अब जैसे एक और यहां पर नेक्स्ट पॉइंट निकल कर आता है कि वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल के केस में यहाँ पर जैसे जियो है, जियो एंड सॉरी वोडाफोन आइडिया नहीं, जियो एंड भारती एयरटेल इसको एक्चुअल में पूरी कोशिश करेंगे खत्म करने की, किसी भी तरीके से ये खत्म हो जाए। और इसके खत्म होने का फायदा क्या होगा? इसके खत्म होने का फायदा होगा कि विदाउट फर्दर एक्सपेंसेस, जियो के लिए भी और भारती एयरटेल के लिए भी, विदाउट फर्दर एक्सपेंसेस ये सारे कस्टमर्स जो करीब करीब 25-30 करोड़ कस्टमर्स हैं, ये सारे के सारे जियो एंड एयरटेल के पास पहुंच जाएंगे और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि रेवेन्यू सीधी सीधी आएगी और एक्सपेंसेस, जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं वो कुछ भी नहीं बढ़ेंगे। सारे सिस्टम्स हैं ऑलरेडी, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी है, सारे सर्कल्स में ऑफिसेस हैं, सारे स्टेट्स में, आई मीन टेलीकॉम में उनको स्टेट्स नहीं कहते, सर्कल कहते हैं। तो ये पूरी पूरी कोशिश करेंगे। जैसे जियो ने जियो रिटेल की, अगर आपको रिलायंस रिटेल की अगर आपको बात याद हो तो मैंने एक वीडियो बनाई थी फ्यूचर रिटेल को लेकर, फ्यूचर रिटेल गेम ओवर, सब खत्म। सेम ही वीडियो मैं ये वाली बना रहा हूं वोडाफोन आइडिया को लेकर। तो यहां पर भी क्या हुआ कि जो फ्यूचर रिटेल खत्म हुआ उसका सीधा सीधा बेनिफिट किसको मिला? उसका सीधा सीधा बेनिफिट यहां पर रिलायंस रिटेल को मिला। जहां जहां पर भी बिग बाजार लिखा हुआ था अभी वहां पर रिलायंस रिटेल लिखा हुआ है, स्मार्ट रिटेल लिखा हुआ है। मेरे घर के पास भी यहां पर बिग बाजार था ओमेक सिटी सेंटर में, और अभी वहां पर भी स्मार्ट रिटेल लिखा होता है, जो रिलायंस का यहाँ पर ब्रांड है, रिलायंस की जो रिटेल चेन है। तो यहाँ वोडाफोन आइडिया का भी सेम ही सीन होना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फर्दर। और अब हम जब यहाँ पर आगे जाते हैं वोडाफोन आइडिया में और भारती एयरटेल के साथ एक बार इसको कंपेयर करते हैं, तो भारती एयरटेल के जो नंबर्स हैं, जो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हैं, अगर हम एक बार इसको जाकर देखें, वोडाफोन को हम जाकर देखते हैं, नीचे नहीं जा रहा है ये, आई थिंक नेटवर्क का कुछ इश्यू है, नो पहुंच गया, ठीक है, अच्छी बात है। सो अगर हम वोडाफोन के नंबर्स देखें, वोडाफोन का जो यहाँ पर
इस क्वार्टर का जो लॉस है दैट इज द हाईएस्ट एवर लॉस। अगर हम दिसंबर क्वार्टर की बात करें, दिस इज द हाईएस्ट एवर लॉस, 7,790 करोड़, 8,000 करोड़ मींस $1 बिलियन का एक क्वार्टर का लॉस है। इसी की कंपैरिजन में भारतीय एयरटेल का इस क्वार्टर का जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट हाईएस्ट एवर है। अगर हम ट्रेलिंग 12 मंथ्स की बात करने लगे तो भारतीय एयरटेल का नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है। इस इतना 11,000 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट इससे पहले कभी नहीं आया। और वोडाफोन के केस में जो लॉसेस हैं दोज आर द हाईएस्ट एवर लॉसेस। तो ये सिचुएशन बिल्कुल ही अजीब सी है। मींस यहाँ पर अगर एक्सेप्शनल लॉसेस को हटा दिया जाए तो उसको अगर एडजस्ट करके देखा जाए तो 30,000 करोड़ रुपीस का लॉस हाईएस्ट एवर है। यानी कि वोडाफोन आइडिया हाईएस्ट एवर लॉस पोस्ट कर रहा है और यहाँ पर जो भारतीय एयरटेल है वो हाईएस्ट एवर प्रॉफिट पोस्ट कर रही है। अब जो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विवेक भाई कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता कि वोडाफोन आइडिया अपनी एसेट्स को, अगर सपोज जियो बाय नहीं करता और भारतीय एयरटेल भी बाय नहीं करता, ये अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए, तो ये ऐसा भी तो कर सकता है अपनी चीजों को अनइंस्टॉल करके बेच दे। फॉर एग्जाम्पल टावर्स हैं, अब अगर टावर्स को अनइंस्टॉल किया, उसको बेचा, तो वो किस भाव में जाएंगे? वो लोहे के भाव में जाएंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसका कोई यूज ही नहीं है। टेलीकॉम टावर का टेलीकॉम टावर ही लग सकता है अनइंस्टॉल होके, अगर रीइरेक्ट भी करेंगे उसको तो वो दोबारा से टेलीकॉम टावर ही लग सकता है। और वहां ऑलरेडी दोनों के पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो और ऑप्टिक फाइबर केबल को अगर सड़क से खोद कर निकाल के तब बेचेंगे तो भी कोई बायर नहीं है, और ऑलरेडी कोई बायर होगा नहीं, क्योंकि जो बायर्स हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी है। तो ये ऐसा भी नहीं कर सकते कि अपनी इन एसेट्स को बाहर कबाड़ी को बेच दें। कबाड़ी वाला उठाने के पैसे लेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ पर इनके पास रियल एस्टेट नहीं है। कुछ कंपनीज के पास तो ये होता है कि अपनी फैक्ट्री खत्म हो गई, बंद हो गई, लेकिन अपने पास 500 एकड़ में जो फैक्ट्री है, जो 500 एकड़ का लैंड है वो अपना है, वो अपने आप में 5,000 करोड़ का है। तो वो चीज इनके पास वो भी नहीं है। तो ये सारी सारी चीजें बेकार हैं, कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है, जैसे फिलहाल आया था 5 दिन पहले खबर आई थी कि कुमार मंगलम बिरला जी इज ज्वाइनिंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो यहाँ पर उनसे कुछ उम्मीद जगेगी, कोई उम्मीद नहीं जगेगी, कुछ मिरेकल नहीं होगा। कुमार मंगलम बिरला जी इस केस में क्या करेंगे, आप खुद सोचकर बताओ। जो बोरोइंग है क्या उसको खत्म कर देंगे? क्या ऑपरेशन है उसको अच्छा कर देंगे? और अगर उनके आने से सब कुछ अच्छा होता तो क्या वो मना करते पहले से आने को? क्या वो पहले से कंपनी को बचाने के लिए नहीं आते? तो ऐसा कुछ नहीं है। मीन्स ये फालतू की बात है। और शेयर प्राइस की अगर हम मूवमेंट की बात करने लगे तो शेयर प्राइस में भी जिस दिन ये खबर आई, आप समझो ये खबर आई थी अपनी 21 अप्रैल को खबर आई थी। हम यहाँ पर इस खबर को देख सकते हैं कि 21 अप्रैल 5 दिन पहले आई थी। वोडाफोन आइडिया अपॉइंट्स कुमार मंगलम बिरला एज एन एडिशनल डायरेक्टर। और ये स्टॉक थोड़ा सा चला भी था, 6% के आसपास चला था, थोड़ी सी वॉल्यूम भी आई थी। लेकिन 6% चलने के बाद भी जो पहले इसने यहाँ पर जहां से इसने एक रैली ली थी, स्टॉक ने यहां से जो रैली ली थी, जो बॉटम था उस बॉटम को यहां से क्रॉस तक नहीं कर पाया। तो जब इतनी इंपॉर्टेंट खबर के बाद स्टॉक प्राइस ने इतना तक दम नहीं दिखाया कि पुराने वाला जो रेसिस्टेंस बना, जो पहले सपोर्ट थी, जो रेसिस्टेंस बन गया, उसको तोड़ पाए, तो आगे क्या होगा? मैं तो ये कहता हूं कि अगर सपोज ये स्टॉक थोड़ा सा टेक्निकल उछाल लेता भी है तो वो उछाल सिर्फ और सिर्फ एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। देयर इज नो गारंटी व्हाट विल हैपन इन द स्टॉक मार्केट। लेकिन बिजनेस समझ कुछ एक चीज होती है जिस समझ के बेस पर हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। आई हैव डिस्कस्ड ऑल गुड पैरामीटर्स विद यू। जो मैं आपके साथ कर सकता था, आपको अलर्ट कर सकता था। मेरा काम आपसे शेयर बिकवाना नहीं है, शेयर खरीदवाना नहीं है। मेरा काम आपको चीजों को सिखाना है कि किसी भी कंपनी में डिटेल में जाकर एक बिजनेस अंडरस्टैंडिंग से कैसे समझा जाए कि ये कंपनी 6 रुपए से 6 रुपीज से 60 होएगी या ये 6 भी खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर सावधानी बरतने की जरूरत है। मेरा काम आपको एजुकेट करना है, अपना एक्सपीरियंस और जो भी समझ है वो आपके साथ शेयर करनी है। आपका काम अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।